गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली वीडियो में हमने जो थे वो की फ़ीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम के देखे, फेडरलिज्म के देखे। अभी इसमें हम देखेंगे डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी फॉर्म्ड, कि फेडरेशंस कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखकर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट्स को बनाया जाता है। Two aspects are crucial for the institution of practice of federalism: mutual trust between the government of different level and agreement of live together. There are two kinds of notes. कहते वही म्यूचुअल जो है वो आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट्स का जितनी भी हमारी दो गवर्नमेंट है उनमें म्यूचुअल जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए, और गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल के बीच में जो है वो कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं लिव टुगेदर, ताकि वो इकट्ठे रह सकें, इकट्ठे काम करें। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। कौन कौन से हैं बेटे? अब मैंने आपको ध्यान हो, जब हमने क्लास में चैप्टर किया था तब भी आपको बताया था कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। फर्स्ट हम देख रहे हैं कमिंग टुगेदर रूट्स कैसे बनते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, कि सभी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो इकट्ठी मिलकर एक बिगर यूनिट्स बनाती हैं। दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज़ फॉर्म्ड इन द यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तरह की जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ पर है? आपका यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। द सेकेंड रूट देखो कौन सा है? द सेकेंड रूट इज़ दैट ए लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। कहते जो सेकंड रूट है वो हमारा, पहले तो हमने देखा कि डिफरेंट जो है वो यूनिट्स, सारी जो है वो स्टेट्स की यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक बिगर यूनिट बनाती है। लेकिन डिफरेंट वे में क्या, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर। इसमें बड़ा देश क्या करता है? अपनी पावर्स को डिवाइड कर देता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स जो हमारी, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं जो कि उनसे चुनकर बनाई जाती हैं लोगों के द्वारा, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूट होता है। कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स हैं। नेशनल गवर्नमेंट्स, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है वो पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज़ फॉलोड इन इंडिया। ये कौन सा है बेटे? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस है, जो कि भारत में ज़्यादातर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम कंट्रीज़ में जो है वो पाया जाता है। ये दोनों डिफरेंस है, ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इनके बीच में जो है ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। भारत को जो है वो फेडरल कंट्री किसने बनाया? यहाँ ये हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये हमारा क्लास में डिस्कस नहीं हुआ जब हमारी जूम पे क्लास चल रही थी। ऑल द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Indian Constitution is a threefold distribution of the legislative power between the union government and the state government. The three lists are mentioned below. कहते ये आपको वैसे भी बेटे 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है और 3 मार्क्स में भी आ जाता है कि जब भी फेडरल सिस्टम के जितने भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या उसने 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया लेजिस्लेटिव पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, अगर आपको ध्यान हो तो उसने पावर्स को, कहते हैं ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वो 3 लिस्ट में मेंशन की गई हैं कि हर एक गवर्नमेंट का अपना दायरा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास अलग सब्जेक्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अलग सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर डिसीजन लेती हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बाद में शामिल किए गए तो उनके ऊपर डिसीजंस को लगा ये सारा। सबसे पहले है हमारा यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहते हैं ये जो सब्जेक्ट होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूड करते हैं, सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। कौन कौन से आ गए इसमें बेटे? डिफेंस, देश की रक्षा का जो भी है जिम्मा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फॉरेन अफेयर, विदेशों के साथ कैसे संबंध होंगे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बैंकिंग और कम्युनिकेशन या फिर करेंसी, कि देश में कितनी करेंसी को जो है वो छापना है या फिर कौन कौन सी करेंसी लानी है, पीछे करेंसी चेंजेस हुई थी, ये सारे डिसीजंस किसके द्वारा किए गए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द यूनियन गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन लिस्ट। कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार है जो कानून बनाती है इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट मेंशन है इस लिस्ट में। सेकंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है? इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, स्टेट, कमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। कहते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, एक स्टेट में रहने वाले लोगों के स्टेट की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, जैसे कि स्टेट में पुलिस
कानून व्यवस्था कैसी होगी, ट्रेड के कौन से डिसीजन लेने हैं, कॉमर्स के, एग्रीकल्चर से या इरिगेशन से रिलेटेड, ये सारे डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैंशन इन दिस लिस्ट। कहते हैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है कि इससे रिलेटेड जो है वो लॉ बनाए जो कि इस लिस्ट में मैंशंस हैं। थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूडेड सब्जेक्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। कहते हैं ये जो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। द लिस्ट इंक्लूडेड कौन कौन से हैं इसमें, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। ये सारे जो सब्जेक्ट आए हैं जैसे एजुकेशन का, फॉरेस्ट का, ट्रेड का, यूनियन का, मैरिज का, अडॉप्टेशन का, सक्सेशन का, ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं बेटे, कॉन्करेंट लिस्ट में। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है वो मिलकर कानून बना सकती हैं इससे रिलेटेड। कहते हैं इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर दोनों के लॉज जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोई बहस हो जाती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो ही कंसीडर किया जाएगा। ये है आपका बेटे कौन कौन से हैं, ये है आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्रीज, या फिर हाउ द पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मैंशन द 3 लिस्ट या डिस्कस द 3 लिस्ट। ये इस तरह से जो भी आएगा ये आपका ये 3 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। इस ये वाला आपका क्लियर हुआ। यूनियन, स्टेट और अगर आपको ध्यान हो बेटे क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा था एक तीसरी और लिस्ट बनी थी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तब वो जो सब्जेक्ट जो थे वो लिस्ट में नहीं थे। तब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब वो सब्जेक्ट नहीं थे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे जो चीज़ें थी तब नहीं थी, तब उनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया गया था। तो इनके ऊपर डिसीजंस कौन लेगा, इनके बारे में फैसले कौन करेगा। तो ये जो सारे डिसीजंस होते हैं ये भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर लेती है। इसमें भी वही होता है कि इफ़ देयर वाज कन्फ्लिक्ट दैन द सेंट्रल पार्लियामेंट हैज़ द पावर या सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर या सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रिवेल्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये था हमारा लिस्ट रिलेटेड। उसके बाद है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे हो रही है। कहते द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज़ एट्रीब्यूटेड टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़। कहते हैं जितनी भी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उनसे सक्सेस है हमारे देश में, जो फेडरल सिस्टम है उसी से सक्सेस हो रहा है। हैव ए लुक ऑफ द सम ऑफ द मेजर्स वे इन विद द फेडरल इज प्रैक्टिस इन इंडिया। देखो सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बनी। कहते थे जब आपको ध्यान हो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में ओनली 6 प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस जिनको कि हम स्टेट्स बोलते हैं, 6 स्टेट्स थी। एट प्रेजेंट अगर हम देखोगे देयर आर 28 स्टेट्स। कहते थे क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। सबसे बड़ी जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये भारत का एक सबसे बड़ा टेस्ट था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो देश में कैसे बनाए गए। फ्रॉम 1947 टू 2017 मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारी जो पुरानी स्टेट्स थी उनको ख़त्म किया गया, वैनिश किया गया और नई स्टेट्स को बनाया गया। क्रिएटेड एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। कहते नई स्टेट्स बनाएगी, उनका एरिया वो किया गया, बाउंड्रीज बनाएगी और स्टेट्स के नाम भी जो थे वो चेंज किए गए। सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड फॉर ऑफ द पीपल हु स्पोक्स द सेम लैंग्वेजेस। कुछ स्टेट्स बनाएगी लोगों के द्वारा जो कि सेम लैंग्वेजेस बोलती थी। जैसे अगर आप पंजाब में देखोगे ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलने वाले हैं, वहीं हरियाणा जो स्टेट है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो हरियाणवी बोलने वाले हैं। तो इस तरह की जो थी वो लैंग्वेजेस के आधार पर भी जो थी वो कुछ स्टेट्स बनाई गई थी। ये स्टेट्स आर नोन एज द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इनको जो है वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोल देते हैं। ये 1 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेम सम स्टेट्स विच आर द लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेस पर जो थी वो लैंग्वेज स्पीकिंग के बेस पर जो थी वो फॉर्म की गई थी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स थी वो। उसके बाद है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की जो थी लैंग्वेज पॉलिसीज़ कौन सी थी, कैसी है। अगर हम देखें हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। इस सेकंड टेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। कहते दूसरा टेस्ट जो था वो चैलेंज जो था वो क्या था, इसकी इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसीज़ को बनाना। हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कहते हिंदी को जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज
शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं हिंदी को छोड़कर 21 और लैंग्वेजेस थी जिनको रिकोगनाइज़ किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में रिकोगनाइज़ किया गया। ये भी पूछ सकते हैं हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 22 आएगा, भी हिंदी को भी साथ में काउंट करना है आपने। कहते स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कहते हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे पंजाब में आप जाओगे तो पंजाब में ऑफिस जो काम है वो पंजाबी में किया जाता है। एंड गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उसी लैंग्वेज में काम करती है। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी लैंग्वेज में काम मिलेगा आपको, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल लैंग्वेज में ऑफिस में काम किया जाता है। उसके बाद है सेंटर स्टेट रिलेशन। कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच द फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस। कहते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में एक और था जिसमें क्या था, ऐसी प्रैक्टिस की गई कि उसको भी स्ट्रेंथ दी जाए, उसको भी मजबूत बनाया जाए। इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, द मेजर नेशनल पार्टीज़ कैन अलाइंस विद मनी पार्टीज़ इंक्लूडिंग सेवरल रीजन्स पार्टीज़ टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर। तब क्या करते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ जो है वो मिलकर एक नई पार्टी को जो है वो एक नई गवर्नमेंट निर्माण करने के लिए अलाइंस कर लेते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन सरकार बनाई जाती है। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, पावर शेयरिंग के नए कल्चर को जो है जन्म दिया इसने, जिसमें और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिस्पेक्ट भी दी। इससे क्या था बेटे, देश में और यूनिटी बनी, देश में और एकता बनी। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे।